गुस्से में चली गई है ना, इसलिए मोबाइल ऑफ करके रखा होगा। जैसे दिमाग शांत हो जाएगा लौट आएगी। साहब गुस्से में तो थी, बोल के गई थी मौसी के घर जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पहुंची नहीं। अरे बलराम जी, बच्चा लोगों का एक तरीका होता है गुस्सा दिखाने का। कहीं जाकर बैठ जाते हैं और माँ बाप टेंशन में आके तिल मिलाते रहते हैं। वैसे यह गुस्सा 24 घंटे ज्यादा नहीं टिकता, आ जाएगी। लेकिन साहब मेरी नीलम कल शाम लगभग 6 बजे घर से निकली है, बोली मौसी के घर जा रही हूँ। उसकी मौसी राधेपुर में रहती है, मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता होगा। वहाँ पहुंची नहीं, पता नहीं रात भर कहाँ रही होगी, फोन भी बंद है उसका। कल शाम 6 बजे गई है ना, तो 24 घंटा तो दो। आज शाम 6 के पहले आ जाएगी, गुस्सा थूक देगी। साहब परसों 10 तारीख को मेरी बेटी नीलम घर से निकली थी गुस्से में। कुछ बोलकर निकली थी? और राधेपुर आने वाले थे, मौसा हूँ उसका, लेकिन मेरे घर आई नहीं नीलम बिटिया, और उसका फोन भी बंद है। और आप लोग अब 2 दिन बाद आए हो थाने? अरे नहीं साहब, कल सुबह से यहीं डेरा डाले हुए हैं, लेकिन कोई हमारी ठीक से शिकायतें दर्ज नहीं कर रहा, इसीलिए तो हम आपसे मिल रहे हैं। मदद कीजिए साहब। हमको ऐसा लगा कि भाई के साथ नोकझोंक ये तो बहाना है, भाग गए होगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और अगर कोई भगा ले गया हो तो चौबे हम हमारे लोगों तक बात पहुंचा सकते थे। अगर लड़की का फोन बंद है तो उसकी रिकॉर्ड निकलवा सकते थे। वैसे ही हमारा डिपार्टमेंट कम बदनाम नहीं है इस बात के लिए कि हम काम नहीं करते। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सर 444876231 इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन चाहिए। 21 साल की लड़की है, नीलम बिस्ती नाम है, परसों से गायब है। सर इस नंबर की डिटेल्स थोड़ा जल्दी मिल जाती तो अच्छा होता। पहले भी कभी ऐसे नीलम घर छोड़कर गई है गुस्से में और आपके घर जाकर रुकी है राजेंद्र जी? नहीं, कभी नहीं। क्या करती है नीलम? कॉलेज में पढ़ती है? फर्स्ट ईयर के बाद नीलम दीदी ने कॉलेज छोड़ दिया था और अभी नौकरी कर रही थी। कहाँ? रामलाल बाबू के मिल में। झगड़ा किस बात पर हुआ था चेतन? सर वो पैसों को लेके। अम्मा, अम्मा, मेरे बक्से से 200 रुपए लिए हैं क्या? नहीं, और तुझे पता है ना, तुझे बिना पूछे तेरे बक्से को हाथ भी नहीं लगाते हम। बाबा भी बिना पूछे नहीं लेंगे, तो फिर कहाँ गए मेरे 200 रुपए? रखे होंगे कहीं, देख ठीक से। नहीं अम्मा, वहीं बक्से में रखे। चेतन, चेतन, मेरे बक्से से 200 रुपए लिए? हम काहे ले गए? कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो नजरें क्यों चुरा रहा है? यहाँ देख, इससे पहले भी 20-50 रुपए निकालता रहा है तू। ये मत सोच कि मुझे मालूम नहीं पड़ता था। ओ दीदी, कमाने लगी हो ना तो इतना इतराने की जरूरत नहीं है। चुप, सीधे सीधे जवाब दे। 200 रुपए लिए या नहीं लिए? कौन सा 2000 रुपए ले लिए? मतलब लिए 200 रुपए? हाँ। क्यों? वो भी मुझसे बिना पूछे? हम पूछते तो तू देती क्या? क्यों लिए? बोल। अरे दोस्तों को छोले भटूरे की पार्टी दे दी थी हमें। चल रास्ता छोड़ अभी। नीलम अब जाने भी दे बेटा। क्यों जाने दूं अम्मा? इसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और तुझे पता भी है वो पैसे हम क्यों जोड़ रहे हैं? 200 रुपए के लिए इतनी नौटंकी करनी जरूरी है? दोस्तों को छोले भटूरे खिलाना जरूरी था? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ा? तूने घर पे चोरी किया चेतन। क्या चोरी? चोरी की हमने? नीलम चेतन अब बस भी करो दोनों। अम्मा मैं जाने नहीं दे सकती हूँ इसे। 200 रुपए कम नहीं होते हैं। आज घर पे चोरी किया, कल बाहर जाके डाका डालेगा, और फिर भी बोलेगा कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। 4 पैसे क्या कमा लेती है, सबके सर पे चढ़ के ना बैठे। चेतन जा यहाँ से। तुम नीलम, अम्मा मत रोक मुझे, उसने थप्पड़ मारा है मुझे। हाँ तो तूने भी उसे चोर कहा ना, अब जाने दे। घर पे पैसे चुराए उसने, क्यों ना कहूँ चोर मैं उसे? बस भी कर, तेरे बाबा से कहकर तेरे 200 रुपए लौटा देंगे, और इस महीने मेरे हाथ में 200 रुपए कम देना बस। अम्मा तू हमेशा चेतन की तरफदारी करती है, और सही नहीं है ये। नीलम अब बहस मत कर, जवान लड़का है, उसे ऐसे चोर नहीं कहते। अब माथा ठंडा कर और चाय पी ले। चल। मुझे नहीं पीनी कोई चाय। नीलम, नीलम, नीलम बेटा, बेटा तू काम से थकी हारी आई है, बेकार में ही तेरा पारा चढ़ गया। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तू जब देखो चेतन की तरफदारी करती रहती है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। क्या बचपना है ये? और कहाँ जाएगी तू? पता नहीं, पर यहाँ नहीं रहना। ऐसे कैसे पता नहीं? और कहीं नहीं जाएगी तू? जाऊंगी मैं।
मैं मौसी के घर जा रही हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम लोग चेतन की तरफदारी करते रहते हो ना, बस देखते जाओ वो आगे आगे क्या करता है और पछताओ। नीलम रुक, नीलम 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 रुक जा। नीलम बेटा जा जाके माफी मांग दीदी से। हमें चोर बोली, चोरी नहीं की हमने। अरे अपना घर है, ले लिए पैसे बस। नीलम दीदी सच में घर छोड़कर चली जाएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था सर। इनकी बेटी है अर्चना, उससे नीलम की अच्छी बनती है तो कभी कभी मिलने चली जाती है इनके घर, रुकी भी है वहाँ। हम तो रात भर इंतजार करते रहे सर, लेकिन वो आई ही नहीं। शेरगंज से राधेपुर कैसे जाती थी? बस से? जी हाँ साहब। हमें अर्चना से बात करनी है। वो तो यही है सर, बलराम के घर। हम कल से ही यहाँ आए हुए। नहीं मैडम, नीलम ने 10 तारीख को हमें कोई फोन नहीं किया, और वैसे भी जब भी हमारे घर राधेपुर आती है सबसे पहले हमें फोन करती है। काफी करीब हो तुम दोनों? जी मैडम। कुछ पता है जा कहाँ सकती है? कहीं नहीं मैडम, वो बिना बोले गुस्से में तो कहीं जा ही नहीं सकती है, और कुछ भी हो जाए वो अपना फोन कभी बंद नहीं रखती है। हमारी बेटी को अच्छे से जानते हैं हम। हाँ, उसे कुछ बात पर गुस्सा जरूर आता है, पर तुरंत शांत भी हो जाती है वो। और मैडम जी जरा सोचिए, 21 साल की लड़की 2 दिन बिना किसी को बताए कहाँ जाएगी? नीलम दीदी जब भी कॉलेज जाती थी तभी उनकी 2 खास सहेलियां थी, मधु और कंचन। हम उनके घर भी हो आए सर, लेकिन दीदी वहाँ पर भी नहीं थी। कहीं और जा सकती है नीलम? साहब, रुमाल जितना बड़ा है शेरगंज, हर कोई हर किसी को जानता है। दर्जनों लोगों ने नीलम को बैग लेकर निकलते हुए देखा था, लेकिन नीलम के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई कैसे पता करता? सबने सोचा होगा यहीं कहीं जा रही होगी। और बस स्टैंड से क्या रिपोर्ट? साहब 2 बसें हैं जो शेरगंज से राधेपुर के लिए जाती हैं पटना साइड में। मैंने दोनों बसों में बंदों से पता किया, किसी ने भी नीलम को नहीं देखा। हो सकता है बस से ना गई हो गुरु, हाईवे से लिफ्ट मांगी हो किसी से, या फिर पहले से ही तय होगा हाईवे पर मिलना किसी से। साहब, म्युनिसिपल और सारे प्राइवेट अस्पताल खंगाल लिए हैं राधेपुर तक, मगर 10 अप्रैल की शाम तक कोई भी एक्सीडेंट वाला केस नहीं आया है जिसमें 21 साल की लड़की शामिल हो। मैं नहीं मानता मैडम, बिल्कुल नहीं मानता कि नीलम जैसी लड़की गुस्से में घर छोड़ेगी और फिर वापस से नहीं लौटेगी। आप ये नीलम और उसके परिवार को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं रामलाल जी? नीलम जैसी मेहनती लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं, और ये गुण उसे अपने बाप से मिला है, बलराम। वो भी बहुत मेहनती आदमी है, बरसों से फैक्ट्री में लोडर का काम करता आया है। नीलम यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रही है? जी मैडम, बच्ची ने पढ़ाई छोड़ी घर में हाथ बटाने के लिए, मेरे पास आई तो मैंने तुरंत उसे काम पर रख लिया। सच बताऊं मैडम, जितने मैं उसे पैसे देता था ना, उससे ज्यादा मेहनत करती थी वो, कभी शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया, कभी 1 मिनट भी जाया नहीं करती थी, पूरे लगन से और ध्यान से सारा काम समय से पहले करती थी। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई लड़का वड़का मिलने आता था तो भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं था। रामलाल जी, घर का कोई मसला आपसे कभी कुछ कहा नीलम ने? जी नहीं मैडम, अगर घर का कोई इतना बड़ा मसला होता तो पड़ोसियों को जरूर पता चलता, और वैसे भी शेरगंज में कोई भी बात छिपी नहीं रहती, माजरा जरूर कुछ और ही होगा। बक्से में कुल कितने पैसे होंगे जो नीलम अपने साथ लेकर गई? वो तो ठीक से नहीं कह सकते, पर हाँ, महीने के 500-600 बचा लेती थी वो। अब तक 4-5 हजार हुए होंगे। रश्मि जी, आपने बताया गुस्से में नीलम ने चेतन से कहा कि तुझे पता है ना मैं किस लिए पैसे जोड़ रही हूं? और तुझे पता भी है वो पैसे हम क्यों जोड़ रहे हैं? नीलम किस लिए पैसे जोड़ रही थी? घर में एक और कमरा बनाने के लिए। एक और बात बता दूं, उसने पढ़ाई अपनी मर्जी से छोड़ी थी, मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा था। वो समझदार है, वो भाग गई थी। मेरी हैसियत नहीं है उसे और चेतन को कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो चुपचाप उसने काम करना शुरू कर दिया। क्या कोई और भी वजह है जिस वजह से नीलम को गुस्सा आया और वो घर छोड़कर चली गई? नहीं चेतन, हमने नीलम को घर जाते हुए नहीं देखा। राकेश भैया, हमने कोई इतना भी बड़ा जुर्म नहीं कर दिया कि दीदी घर छोड़ के चली जाए। हमें नहीं लगता कि सिर्फ तुम्हारे हाथ उठाने की वजह से वो घर छोड़ के गई है। हमें लगता है उसकी शादी को लेकर कोई बात रही होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो दीदी बाबा को बोलती ना, या अम्मा को। शादी तय हुई है नीलम की? तय कहाँ साहब, अभी तो सिर्फ बात हो रही है। लड़का मिला नहीं है अभी, हम लड़का देख रहे हैं,
रिश्ते आ रहे हैं, पर अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। पर क्या नीलम राजी है शादी करने के लिए? नहीं है, लेकिन हम तो माँ बाप हैं, हमें तो सोचना ही पड़ेगा उसकी शादी के लिए। बाबा अभी ना ही सोचो तो बेहतर है। ऐसा कैसे ना सोचें? एक तो 21 की हो गई है, ऊपर से कमाने लगी है। कल कोई ये ना कहे कि पैसों के लालच में तेरी शादी नहीं करा रहे हैं। और अर्चना तुझसे 2 साल छोटी है, फिर भी तेरी महादेवी मौसी ने अभी से उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है। अम्मा एक बार हमारे घर का दूसरा कमरा बन जाए फिर कर देना हाथ पीले। मैं कौन सा मना कर रही हूँ? क्यों? दूसरा कमरा बनवाने के बाद यहीं पर जमे रहने का प्लान है? हाँ, मैं शादी ही नहीं कर रही तो यही रहूंगी ना। मतलब वो पूरा एक कमरा सिर्फ तेरे अकेले का? वाह भाई। क्या कोई लड़का है जिसे नीलम पसंद करती है, जिसकी वजह से उसने शादी के लिए मना किया? साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने नहीं कि शर्म बिक गई। हमारी नीलम बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वो ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड के चक्कर में तो कभी आ ही नहीं सकती। गीता, नीलम की कॉलेज फ्रेंड मधु और कंचन, इन दोनों से भी बात करो। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड वाला मामला हो। सर नीलम की मौसी की बेटी अर्चना, वो काफी क्लोज है नीलम के, उसने भी कोई बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया। अर्चना करीब जरूर है, पर है तो मुझसे बहन ही। हो सकता है नीलम ने उसके साथ कुछ शेयर ना किया हो। नीलम फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ी है। आज फिर टिफिन भूला ना तो कल से नाश्ता अखबार में बांध के दूंगी राजू। हमने 3-4 लड़के के बारे में बताया था बलराम जी को, वो खुद आए थे सामने से, कहे कि गवर्नमेंट सर्विस में कोई लड़का हो तो बताना। नीलम ने तुमसे कभी कुछ ऐसा कहा क्या कि मेरे लिए लड़के वड़के ना देखो, कोई और है? हमारे और नीलम के बीच में ऐसी बातें नहीं होती थी। दरअसल 1-2 बार हमने उसको घर छोड़ा तो हमने पूछा कि भाई फलाना लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया, तो हमेशा उसका एक ही जवाब रहता था कि राकेश भैया हमें भी शादी नहीं करनी। अच्छा, हालांकि पुलिस को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़का था, वाकई में था? पता नहीं, 3-4 दिन से गायब, भागी भागी होगी किसी लड़के के साथ ना। अगर कोई लड़का होता तो सबसे पहले घर पे बताती, भागती भागती नहीं। अगर कोई होता भी तो रिश्ता इतना छुपा हुआ कैसे रह सकता? कोई था मधु? कंचन? मेरे हिसाब से नहीं। नीलम ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं मैडम। देखो स्कूल से लेकर कॉलेज तक तुम तीनों साथ में थी, नीलम ने कभी कुछ ना बताया, लेकिन तुम दोनों ने कभी तो कुछ तो महसूस किया होगा। वही तो मैडम, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब नहीं था। और हमें कुछ डाउट होता तुम सीधा उसी से पूछ लेते, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। दरअसल मैडम हम दोनों भी यही सोच रही थी, नीलम इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती कि वो खुद कहीं चली जाए या किसी के साथ भाग जाए। उसे अपने घर वालों की बहुत फिक्र है। चलो एकदम सीक्रेट वाला अफेयर वफेयर हुआ भी होगा, किसी को भी ना बताने वाला टाइप का, फिर भी एक टाइम पर वो अपने माँ बाप को तो ज़रूर बताती। भाग जाना उसका स्टाइल ही नहीं है मैडम। नीलम के फोन रिकॉर्ड से तो कुछ भी नहीं मिला है। अपने फादर और बॉस रामलाल के अलावा यूसेज लगभग ना के बराबर है। लास्ट फोन लोकेशन 10 तारीख की शाम को शेरगंज हाईवे है। फोन हाईवे के पास स्विच ऑफ? जी हाँ सर, शाम को 7:15 बजे। अगर नीलम अपनी मौसी के घर जा रही थी तो अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करती? या फिर पहले से प्लान था कि फोन स्विच ऑफ करके कहीं भाग जाना है? क्या जबरदस्ती उसका फोन स्विच ऑफ करवाया गया? अगर उसका फोन जबरदस्ती स्विच ऑफ करवाया गया होगा सर, तो मतलब शायद नीलम को किसी ने किडनैप किया होगा। नहीं साहब, उस लड़की को गायब होने में हमारे कोई हाथ नहीं साहब। 10 अप्रैल की शाम को ऐसा कुछ हुआ हम लोगों ने सुना भी नहीं साहब। बच्चों की कसम खा के कहना साहब, 10 अप्रैल को मैं सेकंड में था ही नहीं। अब तुम दोनों कान खोल के सुनो, आज 14 अप्रैल है, 4 दिन हुए। पता करो लड़की कहाँ पर है, नहीं तो तुम दोनों लापता हो जाओगे हमेशा के लिए। 21 साल की लड़की है, फोटो फॉरवर्ड कर दिया मैंने आपको, जरा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की रिपोर्ट में चेक कीजिए। 10 अप्रैल की शाम को गायब हुई थी नीलम बिटी। 11 तारीख से लावारिश लाशों की जो रिपोर्ट है आपके पास, मुझे तुरंत भेज दीजिए।
हर एक हिस्ट्री शीटर की एक मूवमेंट को चेक करना है। ये उन हिस्ट्री शीटर की लिस्ट है जिन पर रेप और अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। मुन्ना, ये मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर वाले हिस्ट्री शीटर की लिस्ट है। इनमें से कोई भी ज़रा सा भी आनाकानी करे कुछ बोलने में तो थाने में हाजिरी लगाने को बोल देना। आप कह रहे हैं कि नीलम दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है? 5 दिन हो गए हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि किसी क्रिमिनल ने नीलम के अकेले होने का फ़ायदा उठाया हो, लेकिन वो कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि हाईवे पर किसी ने कोई चीखना चिल्लाना तो सुना नहीं है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? हमारी नीलम ने तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। पता नहीं इस नालायक ने उस पर हाथ क्यों उठाया। शेरगंज में कोई ऐसा है जिसने कभी नीलम को छेड़ा था और उस दिन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अगवा कर लिया हो? कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, कोई हमारी नीलम के साथ ऐसा क्यों करेगा? चौबे पूरा इलाका दोबारा से छान मारो, एक एक जगह ऑन द डबल। सिर्फ पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लावारिस लाश नहीं मिली जो नीलम से मैच करती। तो फिर ये लड़की गई कहाँ? हिस्ट्री शीटर्स की अरसों बाद इतनी पिटाई की है सर। अगर कुछ होता तो कोई ना कोई बक देता। लड़की ट्रैफिक हुई हो, इस इलाके में ट्रैफिकिंग माफिया के किसी बंदे ने स्पॉट किया होगी लड़की अकेली है। सर, नीलम इससे पहले कई बार राधेपुर अपने मौसा मौसी घर अकेले जा चुकी है। अगर किसी ट्रैफिकिंग वाले ने हमला किया भी होता तो कम से कम वो चिल्लाती, फाइट करती। और सर, वो जिस रूट से जाती हुई दिखी थी शेरगंज के लोगों को, वो रूट उतना भी सुनसान नहीं है। कई सारे मकान हैं उस रास्ते पर। सर, अगर वो चिल्लाती तो कम से कम 30-40 लोग इकट्ठा हो जाते तुरंत। तो चिल्लाना रूल आउट करता है, मतलब जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले मामले को रूल आउट करता है। हाईवे पर फोन स्विच ऑफ, क्या लड़की ने खुद किया होगा? पक्का कोई बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है। सर, नीलम के क्लोज फ्रेंड्स मधु और कंचन, उनसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। हो सकता है सर दिमाग में गहरी चोट लगी हो भाई के हाथ उठाने से, तो सुसाइड का एंगल बन सकता है। सुसाइड किया होता तो लड़की की बॉडी तो मिलती, उसका बैग तो मिलता। क्या वो हमें छोड़ के गई है? इसे थप्पड़ को लेकर बता देते तो 4 थप्पड़ मारते चेतन को। नहीं रश्मि, बात कुछ और है। किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई नीलम? ये गुस्सा उसके भागने के इरादे को और हवा दे गया हो। कोई लड़का था क्या? नीलम ने तुम्हें कुछ बताया कभी? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे कोई बात छिपाई है कभी? शायद कोई और छुपा रहा है सब कुछ जानकर भी। कौन? पता नहीं रश्मि, मुझे क्यों लग रहा है ये अर्चना जरूर कुछ जानती है जो छुपा रही है। मैं कह तो रही हूँ कि नीलम ने मुझे कुछ नहीं बोला। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, हमें लग रहा है तुम हमसे कुछ छिपा रही हो बेटा। देख बेटा, बाद में पता चला कि तुम्हें कुछ मालूम है तो बहुत बुरा लगेगा हमें। रश्मि दीदी और बलराम जीजाजी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और आप लोग एक बात समझ लो, नीलम दीदी कब आती है हमारे घर? शनिवार या रविवार को, क्योंकि उसे एक ही दिन छुट्टी होती है। और 10 अप्रैल को तो सोमवार था, तो अगले दिन उसे काम पर नहीं जाना था क्या? तो वो ये कहकर कैसे निकली कि वो हमारे घर आ रही है? मुझे तो इसी बात में झूठ नजर आ रहा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि वो ऐसा कहकर निकल ही नहीं सकती कि वो हमारे घर आ रही हैं, क्योंकि वो कभी ऐसा करती ही नहीं है। रश्मि दीदी ने तो हमसे यही कहा। हे भगवान, कहीं तो ये तो नहीं कहना चाह रही है कि रश्मि दीदी हमसे झूठ कह रही है? सर, मैंने डाइवर्स लगा दिए। अगर सुसाइड होता तो 7 दिन में बॉडी फूलकर ऊपर आ गई होती। कहीं आगे बह तो नहीं गई है? सर, नदी से लगकर जितने भी गांव हैं, मैंने सभी के थानों को अलर्ट कर दिया था। कहीं से भी किसी बॉडी के मिलने की कोई खबर नहीं आई अभी तक। मैं सोच रही थी कि नीलम के बारे में हमें जो भी सुनने में आया है, काफी मजबूत किस्म की लड़की लगती है। पढ़ाई छोड़ी ताकि फादर का हाथ बटा सके, ईमानदारी से काम कर रही थी, पैसे बचा रही थी, और सब भाई से एक झगड़ा, एक थप्पड़, और इस कारण सुसाइड कर लिया। सब कुछ लॉजिकल नहीं लगता ये। पॉइंट तो है गीता, लेकिन नीलम की अभी तक खबर क्यों नहीं मिली है कोई भी? नीलम बिश्ती के पोस्टर्स हमने शेरगंज, राधेपुर और आसपास के सारे इलाकों में लगवाए। नीलम को गायब हुए अब 10 दिन हो चुके थे, पर अजीब बात थी कि हमें रिस्पांस लगभग ना के बराबर मिला।
पर एक मसला था, एक किस्सा कही जो अब भी हमारे सामने नहीं आया था। ये अतीत में हुई एक घटना थी। मैंने गेट पे लक्ष्मण को देखा, तब जाके मुझे याद आया। तो पुलिस को बोले या रत्ना मैम को? तुम दोनों को लगता है हरिशंकर ने कुछ किया होगा? रत्ना मैडम, हमें जैसे ही कुछ याद आया तो हमने सोचा आपको बता दें। हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। वो पुलिस वाली मैडम थी ना, वो बार बार पूछ रही थी क्या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से किसी ने कुछ किया हो। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड था? यस सर, हरिशंकर गुप्ता। 2 साल पहले की बात है। हुआ क्या था? नीलम ने हरिशंकर के खिलाफ शिकायत की थी। जब देखो तब घूरता रहता है। मैं आपको थोड़ी घूर रहा था। अंधी नहीं हूँ मैं, हर रोज देखती हूँ। आके फाड़ फाड़ के देखता रहता है। हुआ क्या है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ। आप गलत मतलब निकाल रही हैं। अच्छा, तो तू ही समझा मुझे। इस बात का सही मतलब क्या निकालूं? लड़की गलत समझी, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। चुप रहो। तुम्हें सिक्योरिटी के लिए रखा है ताकि तुम स्टूडेंट्स की हिफाजत करो, और तुम हो कि उन्हीं को छेड़ते हो। मैडम जी, मैं ऐसे कोई गलत नजर से नहीं देख रहा था। हाँ तो बता ना, किस नजर से घूर रहा था उसको? नहीं रत्ना जी, वार्निंग सही नहीं है, डायरेक्ट डिसमिस। हम लोगों ने इसे इंसानियत के नाते एक मौका दिया और कहीं इस इडियट ने उस मौके का गलत फायदा उठाया तो, कहीं रेप वेप मर्डर वर्डर कुछ कर दिया तो हमारा कॉलेज तो बदनाम हो जाएगा ना। अरे गुरु, खुसुर पुसुर तो हो ही रही है। दुबे जी, आखिर नीलम का पूरा परिवार झूठ क्यों बोलेगा? ये तो बलराम भैया, रश्मि भाभी और चेतन ही बता सकते हैं। लेकिन गांव वालों को क्या लग रहा है? अरे यही कि अगर मौसी के घर जाने के लिए निकली होती तो वहां पहुंचती, एक फोन तो करती। लगता है यहाँ कुछ और ही किया गया है। मतलब पूरा बिश्ती परिवार ने खुद ही कुछ कर दिया लड़की को? अरे गुरु, हम लोगों के मुंह में पान डालते हैं, तुम हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हो। अरे जितनी उड़ती उड़ती खबर थी सब बता तो दी। मधु, कंचन, नौकरी से निकाले जाने के बाद क्या कभी हरिशंकर ने नीलम को कोई धमकी वमकी दी थी? धमकी वमकी दी थी कि नहीं ये नहीं मालूम मैडम, पर नीलम ने कहा था कि उसने बात की थी। क्या बात की थी कंचन? क्या पीछा करने लगा था? कुछ नया नहीं है। रत्ना मैम को कंप्लेन करने से पहले भी घूरता था, पीछा करता था। इस बार तो उसे आड़े हाथों लिए। उसने कोई धमकी वमकी दी क्या? नहीं नहीं। तो फिर? आपने गलत किया मैडम। हाँ, गलत किया। कॉलेज में नहीं, पुलिस में तुम्हारी शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। और अभी देर नहीं हुई है, जा सकती हूँ पुलिस स्टेशन। अब करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सजा तो मुझे मिल चुकी है। कोई भी काम नहीं दे रहा, मेरा नाम खराब कर। नाम नहीं, तेरी नजरें खराब है, उसी का फल है। अब मेरा पीछा करना छोड़ दे और चला जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस थाने चली जाऊंगी। उसके बाद नीलम ने कभी हरिशंकर की बात नहीं की। लेकिन तुम दोनों ने ये पीछा करने वाली बात हमसे क्यों छुपाई? हमें लगा कुछ सीरियस मसला होता तो वो खुद ब खुद कंप्लेन करती आपके पास, लेकिन उसने कभी की ही नहीं, तो हमने भी नहीं की। सर, ये रहे हरिशंकर गुप्ता के सारे डिटेल्स, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। फोन नंबर, एड्रेस, ये सब 2 साल पुराने हैं? सर, हमारे रिकॉर्ड में तो यही है। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. फोन तो आउट ऑफ सर्विस है, एड्रेस चेक करते हैं। सुन, नाम क्या तेरा? लक्ष्मण केवट साहब। हरिशंकर गुप्ता को जानते हैं? 2 साल पहले यहाँ सिक्योरिटी में था। नहीं साहब, नहीं जानता। किसी नीलम बेस्ती को जानता है? सुना है मैडम, वो स्टूडेंट बात करते रहते हैं, लड़की गायब है करके।
दीदी ने हमें चोर कहा, हमारा हाथ उठ गया और हम गुस्से में बाहर जाके बैठ गए। तो जब तुम्हारी दीदी घर छोड़कर चली गई तो उसने घर के बाहर तुमसे कुछ बोला था? नहीं सर, दीदी बहुत गुस्से में थी। अम्मा ने हमसे कहा कि जाके माफ़ी मांग लो, लेकिन हम अपने ईगो में थे, हमने माफ़ी नहीं मांगी सर। लेकिन हमें थोड़ी पता था कि दीदी लौटने नहीं वाली। चेतन, जब तुम्हारी दीदी घर के अंदर बैग पैक कर रही थी तो तुम्हारी माँ और उसके बीच जो बातचीत हो रही थी वो नहीं सुनी तुमने? नहीं सर, हम तो बाहर बैठे थे ना, और अंदर वो चिल्ला तो नहीं रहे थे। तो जब तुम्हारी दीदी ने कहा कि वो तुम्हारी मौसी के यहाँ जा रही है राधेपुर, उस वक्त तुम घर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बाबा घर नहीं लौटे थे, तो मतलब ये बात सिर्फ तुम्हारी माँ ने सुनी? जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। तुम्हारे बाबा ने कब फोन किया था राधेपुर, ये जानने के लिए कि क्या नीलम वहाँ पर आई है? जब वो शाम को घर लौटे थे काम से। कितने बजे थे? 7 सवा 7 के आसपास। महादेवी, क्या नीलम ने तुम्हें फोन किया? अभी तक नहीं आया जीजा जी, ना मुझे ना अर्चना को। लेकिन आप लोग बता क्यों नहीं रहे कि आखिर माजरा क्या है? अब क्या बताएं, यहाँ चेतन के साथ उसका झगड़ा हो गया तो गुस्से में निकल गई 6 सवा 6 के करीब यहाँ से, ये कह के कि मौसी घर जा रही। हे राम, ऐसा क्या झगड़ा हो गया जीजा जी? और इतनी शाम को अकेली कहाँ चली गई लड़की? राम जाने महादेवी, इस नीलम को इतना गुस्सा क्यों आता है, और पगली ने फोन भी बंद कर रखा है। 6:30 की भी बस ली होगी यहाँ से दीदी ने, तो 8:30 से पहले थोड़ी ना पहुंचेगी राधेपुर। तो चुप कर, बड़ी बहन का हाथ उठाता है बेशर्म। तूने उसके पैसे क्यों चुराए बक्से से? अब आप भी हमें ही डांटेंगे। 200 रुपये क्या ले लिए दोस्तों को पार्टी देने, सबने गुनहगार मान दिया हमें। 8:30 बजे जब मौसी को फ़ोन किया तो दीदी तभी भी वहाँ नहीं पहुँची थी, और तब भी दीदी का फ़ोन बंद ही था। अच्छा चेतन, क्या लगता है तुम्हें, ये झगड़ा, ये थप्पड़, ये सिर्फ एक बहाना था? हो सकता है घर छोड़ने का असली कारण कुछ और ही हो। मतलब सर? मतलब ये मौसी के यहाँ जाने वाली बात क्या झूठी है? लेकिन सर, हमारी अम्मा झूठ क्यों बोलेगी? अर्चना ने हमसे कहा कि वो शनिवार या रविवार को ही वहाँ आती थी, या किसी छुट्टी के दिन। वो अपने काम पर एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं रहती थी और ना ही लेट होती थी। फिर उसे गुस्सा चाहे जितना भी आया हो। चेतन, कुछ जानते हो तुम? कुछ नहीं। क्या जानते हम? जिस दिन उसे कॉलेज से निकाला गया उसके 1 हफ्ते बाद ही हरिशंकर ने एड्रेस छोड़ दिया, 2 साल पहले। वहां से कहाँ चला गया? कोई लीड? उस वाक्य के बाद किसी ने भी हरिशंकर गुप्ता को नहीं देखा, पूरे शेरगंज में कहीं नहीं देखा। अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट कर सकता हूं जो हरिशंकर के टच में हो सकते हैं। तुम उसके टच में नहीं हो? उस कॉलेज वाले मामले के बाद मैंने उससे कभी भी काम पर नहीं भेजा और ना ही कोई बात हुई। हमें उसका लेटेस्ट फोन नंबर चाहिए दिनेश। हमें शक है कि नीलम रिश्ते के साथ उसी ने कुछ किया है। मैं बंधु से बात करता हूँ और जो भी जानकारी मिलती है मैं तुरंत आपको दूंगा। सर, टाइमिंग खटक रही है। बदले की कोई टाइमिंग नहीं होती है गीता। हमने कई केसेस में देखा है, लोग बाग 20-20 साल के बाद भी बदला लेते हैं। सर, मैं 10 अप्रैल की शाम की टाइमिंग की बात कर रही हूँ। नीलम झगड़ा करने के बाद घर से गुस्से से निकलती है और फिर उसी दिन उसी शाम को चुन चुन के उसे कौन मिलता है? हरिशंकर गुप्ता। टू मच इत्तेफाक सर। जरूर है, पर एक से ज्यादा इत्तेफाक होते तो हम दोबारा सोच सकते। एक का गुस्सा, एक का बदला, आपस में टकरा जाना, ये भी तो इत्तेफाक हो सकता है। बट सर, चलो मान लेते हैं एक बार को कि ऐसा नहीं हुआ, पर इससे हमारा सवाल तो चेंज नहीं हो जाता कि नीलम बिश्ती कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ। चेतन ने जैसा बताया, बलराम के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक सेम उसी टाइम पर उसने कॉल किया था महादेवी को। ज्यादातर ऐसे केसेस में पेरेंट्स और फ्रेंड्स कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स छुपे बॉयफ्रेंड और अफेयर्स का अंदेशा देते ही हैं। नीलम के पास दूसरा फोन होने के चांसेस काफी कम है सर, और उस दिशा में हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। सर, अगर दूसरा फोन होता तो कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड भी होता, जो राधेपुर में या यहाँ शेरगंज में या कहीं तो होता, और उसके बारे में हमें अंदेशा तो मिल ही गया होता। हरिशंकर गुप्ता के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ सर, और मैं पढ़ता हूँ बिश्ती परिवार के पीछे। क्या इन्होंने कुछ नीलम के साथ कर दिया है, कुछ छुपा रहे हैं, कोई साजिश है? चेतन ने मुझे बताया कि आप लोग हम ही पे शक कर रहे हैं, कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप ही बताइए, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम माँ हैं नीलम की। देखिए, केस बड़ा अजीब है हमारे लिए। नीलम गुस्से में घर से निकली, उसका कोई बॉयफ्रेंड प्रेमी है नहीं, जबरदस्ती उठाया जाना लगभग असंभव। तो फिर नीलम गई कहाँ, हुआ क्या उसके साथ? यही बात तो हम पूछ रहे हैं साहब, कि क्या हम अपनी बेटी की शक्ल देख पाएंगे कभी? देखिए, इस वक्त हमारे हाथ में सिर्फ हरिशंकर गुप्ता का सुराग है।
जो अभी तक हमें मिला नहीं है। हम पूछ रहे हैं हमारी बेटी कभी मिलेगी, सही सलामत घर लौटेगी? इस वक्त हमारे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। हम इस सब भावना को भी टटोल रहे हैं कि क्या नीलम खुद से यहाँ से कहीं बहुत दूर चली गई है। पर सवाल ये है कि क्या नीलम ऐसी है? इतना गुस्सा भरा था उसके अंदर। एक भाई को अपनी बहन पर हाथ उठाने का पछतावा था। इस झगड़े की वजह से उसकी बहन गुस्से में घर छोड़कर जो चली गई थी। एक बाप अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में कोई खबर सुनने के लिए तरस गया था। एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बलराम थाने ना आया हो और अपनी बेटी के बारे में पूछा ना, पर उसे देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं हो कि उसकी बेटी कहाँ हो सकती है, क्या हुआ होगा उसके साथ। इस वक्त तक हम हरिशंकर गुप्ता को नहीं ढूंढ पाए थे। इस केस में हमारे पास एक ही संदिग्ध था, वही मुख्य संदिग्ध था और वो था हरिशंकर गुप्ता। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, फिर भी नीलम बिश्ती केस 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा था। 10 अप्रैल की शाम को क्या हुआ था, इसके बारे में खबर का एक कतरा सामने नहीं आ रहा था। नीलम को गुस्से में घर छोड़े अब 11 महीने बीत चुके थे और एक फोन कॉल आया। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। वो आवाज मेरी नीलम की थी साहब। क्या बोली? ज्यादा तो कुछ नहीं बोली, बस एक नाम लिया राकेश झा का। बोली सबके पीछे राकेश। किस सब के पीछे बलराम जी? ये तो नहीं पता। मेरी बच्ची रो रही थी और कह रही थी कि अरे कुछ तो बोलो, कौन है? इतनी रात गए। हेलो पापा। पापा। नीलम 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 बेटा, कहाँ है तू? पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे मेरी बच्ची, ये तो बता तू है कहाँ? पापा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ये सब राकेश भैया ने किया है। पापा मुझे बचा। ऐसा लग रहा था कि डर डर के छुप के बात कर रही थी कहीं से। सर, ये नंबर 444908760 जिस नंबर से कॉल आया था वो अभी स्विच ऑफ है। लोकेशन डिटेल्स और रिकॉर्ड भेजने के लिए बोला है। साहब, अब तो आपको पता चल गया ना कि लड़की जिंदा है। आप ही कुछ कर सकते हो, बचा लो उसको। हाँ सर, और उस शाम को दीदी बहुत ज्यादा गुस्से में निकली थी घर से और रास्ते में उस राकेश के बच्चे नहीं फांसा होगा दीदी को। मैंने राकेश तूने? उसने तेरा ही नाम लिया? सर पगला गए हैं बलराम जी। हम शेरगंज में यहाँ अपना काम कर रहे हैं, भला हम ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेंगे? बलराम जी और रश्मि भाभी को और कोई नहीं मिला फंसाने के लिए, जो हम लोगों पे इल्जाम ठोक रहे हैं। ना कोई सबूत ना कुछ, बस ले लिया नाम। हम क्या बताएं सर, हमारा तो दिमाग ही सुन पड़ गया। आप ही बताइए, कोई लगभग 11 महीने बाद फोन करता है और फोन पे रोते हुए कहता है कि राकेश ने उसे फंसाया। राकेश नहीं कहा था, राकेश भैया कहा था। नीलम तुझे राकेश भैया कह के बुलाती थी ना? सर हमें तो आधा गांव राकेश भैया कह के बुलाता है। पर नीलम ने आधे गांव का नाम नहीं लिया है, तुम्हारा नाम लिया है। क्यों? यही तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा ही नाम क्यों लिया उसने। कोई तो वजह होगी ही ना। 10 अप्रैल की शाम को तुम नीलम से मिले थे राकेश? सर पहले आप ये पता लगाइए, क्या ये फोन बलराम को आया था? और आया भी था तो क्या नीलम ने किया था? फोन आया भी था। 10 अप्रैल की शाम को क्या तुम नीलम से मिले थे राकेश? सर मिला होता तो बताता नहीं मैं, और मिला होता तो कहाँ ले जाता मैं उसे? अपनी पत्नी वनीता के पास। वो कुछ नहीं बोलती। कहाँ से फोन किया था नीलम ने? सर नीलम ने अभी ये बताया नहीं है। तो पहले उसे ढूंढिए, पता कीजिए। पर उसने ये जरूर बताया कि तूने उसे फंसाया। सर फंसाया तो आपको जा रहा है, हमें तो लगता है बलराम ने कुछ किया अपनी बेटी के साथ, और 11 महीने बाद किसी फोन कॉल का नाम लेके हमें आगे कर रहा है। सर हमें तो लगता है कोई फोन कॉल आया ही नहीं। पता किया हमने, फोन आया था? सर फोन आया तो बलराम ने खुद कराया होगा। वो तो हम पता लगाएंगे। तो ये भी पता लगाइए कि अगर नीलम कल रात में फोन कर सकती है तो 11 महीने पहले फोन क्यों नहीं किया उसने? तूने उसे नहीं करने दिया होगा। कहाँ छुपा के रखा है नीलम को? अरे सर मैं घर और दफ्तर के बीच में रहता हूँ, कहाँ छुपाऊंगा उसे और क्यों? ये तू ही हमें बता दे, नहीं तो फिर नीलम हमें बताएगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अगर ये सच निकला कि तूने नीलम को फंसाया तो... अरे सर फंसाया तो हमें जा रहा है, ऐसे 11 महीने बाद कोई नाम लेता है क्या?
राजेंद्र कल चलना है मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा सकता। लेकिन जाना कहाँ है बलराम? इलाहाबाद। क्यों? वो सब रास्ते में बता दूंगा तुम्हें, चलोगे ना तुम मेरे साथ? एक मिनट बलराम, ये 5 दिन पहले जो फोन आया था, क्या वो सच में नीलम का था? उसने सच में राकेश झा का नाम लिया था? दोनों रास्ते में। कागजात 10 मिनट में आ जाएंगे। तुम्हारे बाबा और मौसा 2 दिन के लिए कहाँ गए थे चेतन? बता ही नहीं रहे सर, लेकिन कुछ तो है और हमें ऐसा लगता है कि बाबा जानते हैं कि नीलम दीदी के साथ क्या हुआ है। तुम्हारे बाबा किसी तरह शामिल हो सकते हैं नीलम के गायब होने में? नहीं सर, हमें नहीं लगता, लेकिन बाबा जब से लौटे ना तब से बहुत खामोश है। सर कुछ तो है जो वो जानते हैं। पर तुम्हारे बाबा और मौसा कहाँ गए थे? घर पर कुछ तो बता कर गए होंगे। नहीं सर, नहीं बताया, ना हमें पता है और ना अम्मा को। ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं बता सकता रश्मि, जाना है, कुछ है। नीलम दीदी की कोई खबर है? न तू हाथ उठाता न ये आफत आती। बहुत पछता रहा हूँ बाबा, आप बताइए तो कहाँ जा रहे हैं? बाबा अर्चना के बाबा ने कुछ नहीं बताया हमें, बस इतना बोले बलराम जीजा जी के साथ जा रहा हूँ। अर्चना, मौसा जी तुमको कुछ बोले थे क्या? नहीं चेतन, जब अम्मा को कुछ नहीं बताया तो हमें क्यों बताएंगे? बहुत डर लग रहा है हमें, अचानक से रात को फोन आया, बस इतना बताया कि नीलम का है। लेकिन बलराम मौसा जी ने पुलिस को बोला कि नीलम ने राकेश भैया का नाम दिया। लेकिन राकेश भैया को तो उन्होंने छोड़ दिए, हम मिले थे अभी उनसे, हमसे तो कुछ उल्टा ही कहने लगे। तेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं, समझा? ये नीलम को क्यों अगवा करेंगे? फिरौती के लिए, वो भी तुम लोगों से। कॉलेज पढ़ रहे हो ना, जरा दिमाग लगाओ। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाबा और मौसा जी कहीं चले गए, वो भी हमको बिना बताए। अरे वो सच बोलेंगे नहीं, और तेरी बहन भी तुझ पे गुस्सा होकर घर छोड़ के नहीं गई है। माजरा कुछ और है चेतन, तेरे बाबा खेल रहे हैं गेम। आज हमारा नाम लिया है, कल किसी और का नाम लेंगे। हमें नहीं लगता कि हमारे बाबा कुछ गलत कर सकते, लेकिन जब से वो लौटे एकदम गुमसुम से रहने लगे। कुछ तो जरूर हुआ है सर। क्या खिचड़ी पक रही है बलराम जी? क्या? अपने साड़ू भाई राजेंद्र के साथ कहाँ गए थे आप? काम था। कैसा काम? अपने काम से गया था जी, वो कुछ निजी काम था। हाँ तो बोलिए ना, क्या निजी काम था? बलराम का काम था, मैं तो बस साथ गया था। ऐसे गोल गोल बात करने से तो हम पीछे हटेंगे नहीं राजेंद्र जी, तो बोलिए क्या निजी काम था? निजी का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में दूसरों को जानने की जरूरत ना हो। आप लोगों को हर चीज पे शक क्यों है? शक इसलिए बलराम जी, राजन जी, क्योंकि आप सिर्फ हमसे ही नहीं, अपने घर वालों से भी कुछ छुपा रहे हैं। मैं शेरगंज छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए इलाहाबाद गया था नए काम की तलाश में, राजेंद्र को साथ लेके। अब इसमें ऐसा भी कुछ निजी नहीं है, पहले ही बता देते। काम मिला? नहीं, फिर जाना है। पर आप जा क्यों रहे हैं शेरगंज छोड़कर? मेरा दम घुटता है, बेटे की याद सताती। आप लोग को अंदाजा भी है कि एक बाप पे क्या बीती जब उसकी गुमशुदा बेटी की खबर तक नहीं मिलती? आप लोगों ने तो आज तक कुछ किया नहीं। वो एक कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड का नाम दिया था, उसको तक नहीं पकड़ पाए। हरिशंकर गुप्ता, क्या किया है उसने, आप जानते हैं कुछ? जानता तो अभी तक चुप रहता। सच सच बोलिए बलराम जी, क्या नीलम ने वाकई में आपको फोन किया था?
जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर भी दिया। क्या आप लोगों ने कुछ किया? आप लोग तो वो फ़ोन के रिकॉर्ड से आदमी का पता कर सकते हैं ना, तो फिर इस नंबर का रिकॉर्ड क्यों नहीं निकलवा रहे हैं? कल आने की संभावना है, वक्त लगता है इन चीज़ों में। टाइम तो बहुत लगता है साहब आपको। 11 महीने हो गए मेरी बेटी को गायब हुए। सच है, पर आज आपको झूठ बोल रहे हैं हमसे। आपके सारे सवालों के जवाब दिए मैंने, मेरे एक सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। रहने दीजिए साहब, रहने दीजिए। मेरी बेटी है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। आपने हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। आप पे भरोसा नहीं रहा साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम चलते। बलराम बिश्ती की बातों से यह स्पष्ट था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा था, पर वो क्या छुपा रहा था ये जानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं था। पर जो पिछले 11 महीनों में नहीं हुआ वो अगले 7 दिनों में होने जा रहा है। इस केस की पहली ठोस कड़ी थी वो कॉल जो बलराम को आया था, और बलराम के अनुसार वो कॉल पीड़ित नीलम का था। नीलम बेटा कहाँ है तू? सर रोहतक का नंबर है, किसी भूषण शर्मा के नंबर स्टार्ट है। मतलब 18 मार्च की रात को वाकई में कॉल आया था बलराम का? सर अगर नीलम ने बात की थी तो वो इस भूषण शर्मा से कनेक्टेड है। तुम रोहतक के लिए निकलो और इस भूषण शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स के सारे कॉल स्कैन करो, देखो इलाहाबाद से क्या कनेक्शन निकलता है। The number you have called is currently switched off. सर 23 मार्च को बलराम को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था, ये वाला, फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने अर्जेंट बेसिस पे इस नंबर की सारी डिटेल मंगवाई है। फिलहाल फोन कंपनी से इतना पता चल पाया है कि ये नंबर इलाहाबाद का है, बाकी की डिटेल्स भी जल्दी आ जाएंगी। और 24 मार्च को बलराम राजेंद्र को लेकर इलाहाबाद के लिए निकलता है इसी कॉल की वजह से। हेलो हेलो, बलराम बिश्ती? जी, आप कौन बोल रहे हैं? नीलम तुमसे मिलना चाहती है। क्या? कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हें इलाहाबाद आना होगा तुरंत। और 18 मार्च को इस रोहतक वाले भूषण शर्मा के नंबर से नीलम का कॉल आता है, और वो शेरगंज के ही राकेश झा का नाम है। और सर 19 से 20 मार्च तक हमने इस राकेश की काफी तुड़ाई भी की थी, और वो अड़ा रहा कि उसे फंसाया जा रहा है। शायद बलराम झूठ बोल रहे हैं। और बलराम झूठ क्यों बोलेगा? सर मुझे नहीं लगता कि नीलम अपनी मर्जी से कहीं गई है। शायद ये फैमिली के अंदर की बात है जो शायद चेतन को नहीं पता, इसलिए हमें नहीं बता पा रहे हैं। गीता गुरु को बोलो कि वो बलराम और राजेंद्र के पीछे लग जाए और पता करे कि ये लोग इलाहाबाद क्यों गए थे। मैं इस भूषण शर्मा को नहीं जानता, मेरे पहले कभी किराए पे रहा होगा। ओम प्रकाश जी से पूछिए। मकान मालिक जी, वो सामने वाले घर में ही रहते हैं। ये तो भूषण शर्मा है, मेरा यहाँ 2 साल पहले किराएदार था। अभी कहाँ है? पता नहीं सर, बता के नहीं गया। मगर मेरे एड्रेस पे लिया हुआ सिम कार्ड वो आज भी यूज कर रहा है। गलत है ना सर? भूषण के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी है आपके पास? उसमें भूषण ने अपना कोई परमानेंट एड्रेस तो लिखा ही होगा। सर एक कच्चा एग्रीमेंट था, उसमें उसका परमानेंट एड्रेस भी था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। मगर मुझे बराबर याद है कि वो भिवानी का रहने वाला था, और आपके पास जो मोबाइल नंबर है वही मेरे पास है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे इलाके से एक लड़की गायब हुई और उसमें भूषण का नाम आया है। ओह, ये भूषण जब यहाँ रहता था तो काम क्या करता था? सर यही पास में एक सचदेवा शुगर मिल है, वहीं पे काम करता था। चंदर ये कब की बात है? तारीख तो ठीक से याद नहीं है गुरु। हाँ, लेकिन जब मैं लोडिंग कर रहा था तब अचानक बलराम जी का फोन बजा। और फोन पर बात करने के बाद पता नहीं क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ बलराम जी? कुछ नहीं। इस चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? कोई परेशानी है? कुछ नहीं। फिर 2 दिन की छुट्टी ली और जब छुट्टी से लौटे तो वहीं चेहरे का रंग उड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि बलराम का ही हाथ है उसके बेटी के गायब होने में? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भाई, बात होती होगी ना आपस में। वैसे भी 11 महीने हो गए। हाँ वो तो है। वैसे गुरु एक बात बताऊँ, बलराम जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे।
जितना प्यार वो अपने बेटे चेतन से करते थे उतना ही बड़ी बेटी नीलम से। वो बेचारी कैसे गायब हुई, किसने अगवा किया, उसके साथ क्या हुआ, अब ये मैं कैसे बता सकता। फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है साहब, भूषण और मैं एक साथ ही काम करते थे यहाँ। हम दोनों फोरमैन की ड्यूटी करते थे शिफ्ट से। इस वक्त भूषण कहाँ है? भिवानी में? भिवानी में ना, मतलब हो सकता है कि उसके माँ बाप वगैरह वहाँ हो, लेकिन भूषण तो अभी पंचकुला में है। वहाँ का नंबर, एड्रेस? 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे, तब उसने कहा था कि वो किसी फैक्ट्री में फोरमैनगिरी कर रहा है। फैक्ट्री का नाम? वो तो मैंने नहीं पूछा साहब, लेकिन हुआ क्या है? हमारे इलाके की गायब हुई एक लड़की ने भूषण के फ़ोन से अपने बाप को फ़ोन किया था, तभी से भूषण का नंबर भी ऑफ है। भूषण तो कभी अपना फ़ोन ऑफ नहीं रखता, और ये लड़की वड़की कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी आपने फ़ोन किया है, आप बताइए कौन बोल रहा है? बिहार पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता जायसवाल। जी बोलिए। आपके नंबर पर किसी भूषण शर्मा नाम के आदमी का कॉल आया था 19 मार्च को। हो सकता है किया हो, लेकिन बात क्या है? आप क्या करते हैं और ये भूषण शर्मा कौन है? जी देखिए, मेरा नाम प्रवीण त्रिपाठी है, मैं यहाँ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क हूँ। दिन भर में मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं पहचानता हूँ। हो सकता है इस भूषण शर्मा ने भी किया हो फ़ोन, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। नीलम बलराम बिस्ती, ये नाम सुना है? नीलम बलराम बिश्ती? 21 साल की लड़की है, यहीं शेरगंज की है, 11 महीने से गायब है। नहीं, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना, याद तो नहीं आ रहा है मुझे। शेरगंज पुलिस का फोन था। तो बलराम हमसे जो वादा करके गया उसे तोड़ रहा है। सर 23 मार्च को जो बलराम को फोन आया था इलाहाबाद वाला, वो किसी फर्जी नाम और एड्रेस पे लिया हुआ है। लेकिन सर देखने वाली बात यह है कि भूषण शर्मा के फोन से नीलम फोन करती है अपने पिता बलराम को। वही भूषण शर्मा इस कोर्ट क्लर्क प्रवीण त्रिपाठी को फोन करता है इलाहाबाद में, और सर उसी के बाद बलराम इलाहाबाद जाता है। लेकिन सर प्रवीण कह रहा है कि ना वो बलराम को जानता है और ना ही नीलम को। प्रवीण झूठ बोल रहा है? सर आई थिंक सब झूठ बोल रहे हैं, खासतौर से बलराम। सर मैं अभी भी अपनी ही थ्योरी पे जोर दूंगी कि नीलम को जबरदस्ती अगवा नहीं किया गया है। ये जरूर फैमिली का ही मैटर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क प्रवीण त्रिपाठी भी शामिल है। तो जरूर ये कोर्ट मैरिज का मसला हो सकता है, जबरदस्ती शादी करा दी गई होगी इलाहाबाद में। जितना नीलम को जाना है उससे लगता तो नहीं है कि नीलम की जबरदस्ती शादी करवाई जा सकती है। सर जिद तोड़ी गई होगी। वो जो फोन आया था नीलम का बलराम को, सर वो सच में आया होगा। नीलम मदद मांग रही होगी कि उसके बाबा आकर उसे छुड़ाएं इस जबरदस्ती की गई शादी से, और बलराम वो हमें यहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं। इस बलराम से दोबारा बात करनी होगी, और इस बार हमारी अपनी भाषा में। सर और कोई सिर्फ एक डिटेल बता सकते हैं भूषण शर्मा के बारे में? सिर्फ एक फ़ोन नंबर है जो फिलहाल बंद है, उसी के एड्रेस से घूमते घामते यहाँ तक पहुँचे हम। फैक्ट्री में फोरमैन का काम करता है ये? साहब ये इंडस्ट्रियल एरिया है, हर जगह फैक्ट्री है। हर फैक्ट्री खंगाल गोविंद, ये पक्का है कि कोई फैक्ट्री है जहाँ ये काम करता है या काम करता था? मैं एक टीम बनाकर फैला देता हूँ लड़कों को, निकलेगा कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। बाबा हम मानते कि हमने दीदी के डिब्बे से 200 रुपये चुराए थे, और वो चोरी ही थी। हम ये भी मानते कि हमने उससे बड़ी गलती दीदी पर हाथ उठा के की, लेकिन बाबा हम ये नहीं मानते कि इस वजह से दीदी घर छोड़कर गई है। दीदी कहाँ पे? आपने दीदी को कहाँ पर छुपा के रखा है? बलराम जी थाने चलिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। नीलम जब तक मिल नहीं जाती ना, तब तक हमारे पास कहने सुनने के लिए काफी कुछ है। आप मेरी बेटी को ढूंढना छोड़ दीजिए साहब। मतलब हम केस क्लोज कर दें? नीलम को आप नहीं ढूंढ पाए? मतलब हम आपको लिखित में दें कि नीलम के फादर ने उसे ढूंढ लिया है और हम केस क्लोज कर रहे हैं। जो आपको ठीक लगे। इस वक्त हमें ठीक नहीं लग रहा है बलराम जी, आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, जो हम 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं अपने डंडे से। तो बरसाइए डंडे, जितना जी चाहे बरसाइए। ऐसा क्या कर दिया नीलम के साथ जो आप हमारे डंडे से खुद को दंड देना चाहते हैं? किसी से जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा दी है इलाहाबाद में? कहीं ये मिसिंग केस पहले ही दिन से एक नाटक तो नहीं था? तुम्हारी खामोशी का ये एक एक पल हमारे शक को और गहरा करता जा रहा है। अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर नीलम घर वापस नहीं लौटी है, वो इसलिए क्योंकि इसका जिम्मेदार उसका बाप है। क्यों बलराम, ये गुमशुदगी का नाटक क्यों? राम कसम मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तो फिर वो मुझ तक कैसे पहुंचे? मुझे नहीं पता, मैं पुलिस से बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अभी बात कर और बोल उन्हें साफ साफ कि मुझे ये केस आगे नहीं बढ़ाना है। तुझे तेरी बेटी की परवाह है या नहीं? हाँ है। तो बस केस वापस ले ले,
जल्द से जल्द। मुझे यह केस आगे नहीं बढ़ाना साहब। तुमने कोई मार्केट से प्रेशर कुकर नहीं खरीदा है कि वापस कर दिया और फिर रिफंड भी मिलेगा? तो क्या करेंगे आप? मारेंगे? मारिए, जान से ही मार दीजिए मुझे। ये ड्रामा नहीं बलराम, पीड़ित तुम्हारी बेटी नीलम है, तुम नहीं। तुम गुनहगारों की तरफ हो। गुनहगार तो ये गरीबी है साहब। सिर्फ 200 रुपए और एक थप्पड़ की वजह से मेरी बेटी घर से निकल गई गुस्से में, ये सच है और ये बदल नहीं सकता। क्योंकि ये हुआ है तो बाकी सब भी हुआ। बाकी सब? इस बाकी सब पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? मुझे नहीं पता साहब मेरी बेटी है कहाँ। अगर पता होता तो उसे मैं कब का घर ले आता। आपके ये बकवास भाषण नहीं सुनता। सर, इस भूषण शर्मा का पंचकुला के घर का एड्रेस मिल गया है। इसने 21 मार्च को फैक्ट्री से नौकरी छोड़ी। खबरी गोविंद इसके किराए के मकान पर है। इस वाले घर से भी निकल गया? गोविंद कह तो यही रहा है सर। इस भूषण शर्मा को ट्रेस करना बहुत जरूरी है मनोज। ये केस कुछ अजीब है। बलराम काफी कुछ जानता है और काफी कुछ छुपा भी रहा है। सर, ये इस फ्लैट में भूषण शर्मा किराए पर रह रहा था। अभी कहाँ है ये? साहब, पड़ोसियों का कहना है कि 22 मार्च को यहाँ से निकल गया था। लेकिन हमें पता चला 25 को, जब मकान मालिक नए किराएदार को साथ लाए। साहब, इन दोनों का कहना है कि भूषण के साथ शायद कोई एक लड़की रह रही थी यहाँ। ये ठीक है। मैंने कभी शक्ल नहीं देखी सर, लेकिन घर के अंदर से बर्तन की, कपड़े धोने की आवाजें सुनाई देती और अक्सर बाहर ताला लगा होता। जी सर, ये सच है। आवाजें मैंने भी सुनी। सुना? मगर ऐसे कैसे? मुझे पहले लगा बिल्ली विल्ली होगी। बिल्ली तो बर्तन गिरा सकती है ना, ब्रश से कपड़े थोड़ी धोएगी। और बस एक बार मैंने उस भूषण को घर लौटते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे सीधा पूछ लिया। भूषण जी, कोई आया है क्या घर पर? नहीं तो। दोपहर को कुछ आवाजें आ रही थी अंदर से, मैंने और कोमल दोनों ने सुनी। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। अब चोर तो हो नहीं सकता क्योंकि चुराने के लिए कुछ है नहीं। भूत हो सकता है। हाँ, घर काम की आवाजें आ रही थी तो भूत नहीं होगी। मैं कोशिश करता हूँ उसे भगाने की। और उस दिन के बाद आवाजें आनी बंद हो गई। ये भूषण शर्मा इस वक्त कहाँ मिलेगा? मकान मालिक को भी नहीं पता और जहाँ फैक्ट्री में काम करता था उन्हें भी नहीं पता। 22 मार्च को भूषण शर्मा ने पंचकुला का किराए का मकान छोड़ा और 19 मार्च को इलाहाबाद के प्रवीण त्रिपाठी को कॉल किया और फिर 18 मार्च को इस भूषण शर्मा के नंबर से बलराम को कॉल आता है और बलराम कहता है कि ये कॉल नीलम ने किया था। पापा, नीलम? और फिर 24 और 25 तारीख को बलराम और राजेंद्र इलाहाबाद के लिए निकलते हैं। मतलब पक्का ये सब आपस में मिले हुए। भूषण, प्रवीण, बलराम और राजेंद्र, ये चारों कनेक्टेड लगते हैं। लेकिन सर, सवाल यह है कि इस वक्त नीलम का है, वो सही सलामत है भी या नहीं? 11 महीने कोई पहल नहीं और अब अचानक से तूफान सा आया है लीड्स का और खबरों का। साहब, मैंने बलराम और राजेंद्र दोनों पर फील्डिंग लगा रखी है, लेकिन दोनों हद से ज्यादा चुप हैं। सर, ये प्रवीण त्रिपाठी इलाहाबाद वाला, उठाते हैं इसे सर। वो तो कर लेंगे, लेकिन इस प्रवीण को तोड़ेंगे किस बात पर? हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बलराम और प्रवीण के बीच कोई कनेक्शन है। सिर्फ इतना कि प्रवीण इलाहाबाद में रहता है और ये लोग शायद उससे मिलने गए होंगे। साहब, ये बलराम का लड़का चेतन और राजेंद्र की लड़की अर्चना क्या वाकई में कुछ नहीं जानते हैं या फिर टॉप लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं? सर, मैं पहले दिन से कहती आई हूँ, ये घरेलू मामला ही है। घरेलू मामला है तो फिर हमारे पास शिकायत दर्ज क्यों करवाई? किसे गुमराह करने के लिए? प्रवीण मेरे लेने के देने पड़ रहे हैं। पुलिस रोहतक से पंचकुला पहुंची और उन्हें भिवानी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। भूषण, शांति रखो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। अब हमारे पास सब कुछ लिखित में है, हमारी तरफ से हम सब सेफ हैं। मुझे पूरा भरोसा है, बलराम अपना मुंह नहीं खोलेगा। मैं तो कहती हूँ रात गई बात गई, भूल जाओ सब कुछ।
हम भूषण शर्मा तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ये आदमी हमारी एकमात्र लीड था जिसके जरिए हम जान पाते कि नीलम रिश्ती कहां थी और वो जहां भी थी वहां क्यों थी। भिवानी का रहने वाला है। हम उन सभी लोगों से संपर्क कर रहे थे जो हमें भूषण शर्मा तक पहुंचा पाते। हमने भिवानी में भी अपनी एक टीम बनाई, भूषण शर्मा की डिटेल्स निकलवाई। नीलम रिश्ती के ठिकाने का एक कनेक्शन हमें आगरा से भी मिला, पर यह कनेक्शन क्या था ये केस क्लोज होने तक हमें कभी पता नहीं चल पाया। पर इस जुर्म की जड़ हमारे शेरगंज में ही थी, हमारी नाक के नीचे। और नीलम रिश्ती फिलहाल कहां थी वो भी किसी को पता था, पर वो हमें नहीं बताया जाने वाला था। रश्मि, चेतन, राधेपुर जाना है अभी कभी। क्यों? वहां क्या हो रहा है? रास्ते में सब बताता हूँ, बस चलो अभी। पापा, पापा अब तो बताओ हुआ क्या है और हम जा कहाँ रहे? अभी के लिए ये बात कम से कम हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। पहले बताएं कि बात क्या है। नीलम लौट आई है। गुस्सा दीदी, इतना? कल रात लौटे हैं, पानी पीकर सो गए, अब जाके कुछ खाइए। उसे कुछ दिन यही रखो राजेंद्र, उसे ठीक होने में समय लगेगा। बाबा, मौसा जी, नीलम दीदी पूरी तरह से बदल गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है और इतनी कमजोर क्यों हो गई है दीदी? हमें भी उसने कुछ नहीं बताया। दीदी थी कहाँ पे? पूरे 11 महीने बाद लौटी है, कैसे बाबा? खुद बोलेगी, अभी उसे आराम करने देते हैं, काफी सहा है उसने। क्या सहा है? क्या बाबा? हाँ देखिए, आप दोनों पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, नहीं तो हम अभी के अभी पुलिस को फोन करते हैं। अरे हमें कुछ नहीं मालूम बेटा, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ उसके साथ, बस हम उसे वापस ले आए। देखो चेतन, मामला और मत उलझाओ, तुम्हारी बहन तकलीफ में है, पता नहीं कितने महीनों से तकलीफ में रही होगी। हम मजबूर थे इसलिए पुलिस को नहीं बता सके। और हम? अम्मा, अरे हमसे छुपाने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी बाबा? अरे अभी बोलो बाबा। बेटा वो लोग बहुत खतरनाक लगते हैं, पता नहीं नीलम उनके चंगुल में फंस कैसे गई। 23 मार्च को फोन आया था मेरे पास उनका। नीलम तुमसे मिलना चाहती है। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हें इलाहाबाद आना होगा तुरंत। वो क्या रहा है बलराम, क्यों जाना इलाहाबाद? बस तुम चलो मेरे साथ, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे बाबा ने नीलम का नाम लिया, इसलिए मैं इलाहाबाद जाने को राजी हो गया। लेकिन है कौन ये लोग? हमें नहीं मालूम, बस बोले इलाहाबाद बस अड्डे पे मिलना। पता नहीं उस आदमी ने हमें कैसे पहचान लिया, उसे हमारे नाम मालूम थे, वो हमें साथ ले गया। बलराम बिस्ती, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। मेरी बेटी कहाँ है? जिंदा देखना चाहते हो तो आवाज नीचे। हम लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी, हम लोग तो गरीब लोग हैं। नीलम को देखना है या नहीं? हाँ देखना है। तो कंप्लेन वापस लेनी होगी। समझो वापस ले ली। मुकर गए तो? अगर हमारी लड़की मिल जाए तो हम क्यों मुकरेंगे जी? कुछ शर्तें हैं हमारी। कैसी शर्तें? हमारी गलती क्या है? मेरी लड़की की गलती क्या है?
फिर शुरू हो गया रोना धोना? नहीं नहीं, आप अपनी शर्त बताइए। उन लोगों ने स्टाम्प पेपर तैयार कर रखा था चेतन, और मेरी फोटो भी चिपकाई हुई थी। ये क्या है? ये दस्तावेज है कि तुमने अपनी मर्जी अपनी खुशी से नीलम की शादी कराई। क्या? और पुलिस में झूठी कंप्लेन लिखवाई कि वो गुमशुदा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करते हो, अंगूठा नहीं लगाते हो, तो नीलम को जिंदा नहीं देख पाओगे। मार डालेंगे तुम्हारी बेटी को। सोचने का वक्त तो मांगना भी मत। अभी ये ऑफर दे रहा हूँ, कबूल कर लो, वरना कहानी खत्म। ये लोग, अब मेरी बेटी मुझे दे दो। लड़की 2 अप्रैल को मिलेगी, जब हम सब संतुष्ट हो जाएंगे कि तुमने कंप्लेंट वापस ले ली। अब जुबान देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, बेटी लौटा दो। बोला ना 2 अप्रैल को। चलो अब निकलो अपने घरों को। मुंह खोला तो हम नीलम को खोल देंगे। और एक और बात, नीलम के मिलने के बाद भी अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी ना, तो ये दस्तावेज हम कोर्ट में पेश कर देंगे, और तुम्हारी ऐसी बैंड बजेगी ना कि 7 जन्मों तक याद रखो। पुलिस को गुमराह करना एक संगीन जुर्म है। हम पुलिस के पास कभी नहीं जाएंगे, बस बेटी हमारी सही सलामत लौटाए। अब उसकी सलामती तुम्हारे हाथों में है बलराम बिश्ती। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमारा इरादा बदल जाए। कल रात हम गया स्टेशन गए थे, वहाँ उनमें से एक आदमी नीलम को छोड़ने आया। हम नीलम को लेकर घर आ गए। बस इसी कारण से हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया, और तुम लोग को भी। लेकिन बाबा, हमें पता लगाना होगा कि दीदी के साथ क्या हुआ है, और उन लोगों के पास आपकी फोटो कहाँ से आई? हमें नहीं पता रहे। तो उस रात वाकई में आपको दीदी का फोन आया था? हाँ बेटा। अरे कुछ तो बोलो, कौन है इतनी रात गए? बाबा, बाबा। नीलम, नीलम, नीलम बेटा, कहाँ है तू? बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नीलम मेरे बच्चे, ये तो बता तू है कहाँ? बाबा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ये सब राकेश भैया ने किया है। बाबा मुझे बचा। बस अब तेरी बहन ही बता सकती है 11 महीने कहाँ थी, क्या हुआ क्या नहीं। देखो बेटा, वो गहरे सदमे में है, एक बार ठीक हो जाए जरूर बताएगी हम सबको। नहीं बाबा, हमें अभी के अभी पुलिस के पास चलना चाहिए। मौसा जी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। तुम मूर्खों वाली बात मत करो चेतन, सजा तुम्हारे बाबा को भी होगी। अंगूठा लगाया कोर्ट के कागज पर। देखो बेटा, पुलिस अगर उन्हें पकड़ भी लेना तो मरेंगे हम। ठंडे दिमाग से काम लो चेतन, तुम्हारी बहन लौट आई है पूरे 11 महीने बाद। हम तो मान ही बैठे थे कि दोबारा कभी चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। देखो बेटा, बस उसकी देखभाल करनी है, ठीक करना है उसे। साहब, 3 दिन से पूरा बिश्ती परिवार राधेपुर में डेरा डाले हुए हैं। तेरा कोई आदमी राजेंद्र के घर पे नजर तो रखे हुए है ना? हाँ साहब, लेकिन कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन तीनों के तीनों, बलराम, चेतन और नीलम की माँ, सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। मतलब दाल में जरूर कुछ काला है साहब। मुझे तो लगता है ये नीलम वही उस घर में है। आप धावा बोली डालो। राजेंद्र जी, बलराम जी हैं घर पर? वो तो काम पर गए हैं। बिस्ती परिवार यहाँ क्यों रुका हुआ? जी बात क्या है? नीलम के बारे में नहीं पूछेंगे आप लोग चाहते क्या है? क्यों चेतन, तुम सब लोगों ने शेरगंज क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही सब, वो कुछ दिन के लिए आए हम यहाँ पर। सच बोलो। क्योंकि नीलम दीदी वापस लौट आई है सब।
और ये हमें इन्फॉर्म ना करने की कोई खास वजह? नीलम दीदी की हालत कुछ खास नहीं है सर। कुछ हमें बता नहीं रही है कि क्या हुआ, कहाँ पर थी, और हमने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला उन पर। हमें नीलम से मिलना है अभी। हमारी बच्ची वापस आ गई है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं, कृपया करके आप लोग जाइए। कंप्लेन खारिज करने के लिए ये तो लिखना पड़ेगा ना कि 11 महीने नीलम कहाँ थी। नीलम, क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कहीं भेजा था? 11 महीने कहाँ थी तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा थोड़े डरे हुए थे, इसलिए बाबा ने कुछ बताया नहीं, और अभी भी डरे हुए। क्या बोल रहा है आपका बेटा? चेतन, तुम अब कुछ नहीं बोलोगे? साहब, हमें भी अब कुछ नहीं बोलना। देखिए, आप डरिए मत, हम आपकी मदद के लिए हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। सर हम बताते। चेतन, सर उन्होंने बाबा से स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगवाया और बाबा को ये बोलकर डरा दिया है कि अगर कुछ भी होगा आगे जाके तो उसके लिए बाबा फंसेंगे, और वो लोग नहीं, मेरी बहन। इसके साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है सर, कुछ बोल भी नहीं पा रही है वो। बाबा और मौसा जी जाकर दीदी को इलाहाबाद से छुड़ा लाए थे, इस शर्त पर कि वो अपना कंप्लेंट वापस ले लेंगे। नीलम, देखो बेटा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और ना ही आपके बाबा को डरने की जरूरत है। पर बेटा, बताना जरूरी है कि हुआ क्या था। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, कृपया करके आप लोग। राम जी, आप हम पर थोड़ी कृपा कीजिए और थोड़ा भरोसा कीजिए। क्या हुआ था? कौन लोग थे? चल राकेश, नाटक खत्म तेरा। अब कौन सा नया झूठा इल्जाम लगाने आए सर? बच्चे को रिश्तेदार के पास छोड़िए और तुम इसके साथ जाओ, फिर इसको भी घसीटते हुए लाना। अरे हुआ क्या है? सर बताइए तो सही, हुआ क्या है? सर, अरे सर, कैसे मेरे पति पे हाथ उठा रहा? सर अभी तो सिर्फ हाथ उठाए, अभी तो तुम्हारे पति का ऐसा हश्र करेंगे कि तुम पहचान नहीं पाओगी। मेरे गुस्से का फायदा उठाया राकेश ने। कहाँ लेकर गया तुम्हें राकेश? पता नहीं चला, पहले उसकी गाड़ी में, फिर बस में। अरे नीलम, यहाँ क्या कर रही हो? बैग वैग लेकर के कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ? मैंने राकेश को सब कुछ बताया। मैं भैया बुलाती थी उसे, भरोसा था उसके ऊपर। मैं अपना सारा गुस्सा उगल गई। चेतन के साथ हुए झगड़े से मेरा माथा फिर गया था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बिल्कुल सही किया तुमने नीलम, बिगड़ गया है चेतन। अम्मा कहती है भुला दे, माफ कर दे। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी होगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे कल को किसी क्रिमिनल गैंग में भर्ती हो सकता है वो। वही तो राकेश भैया, लेकिन अम्मा पापा है कि समझने को तैयार ही नहीं है कि ये कितना सीरियस मैटर है। अरे वो सीरियस नहीं होंगे जब तक तुम सीरियस नहीं होगी नीलम। मतलब भैया? मतलब तुम गुस्से में घर से निकली हो ना, पकड़े रहो गुस्से को। एक दिन घर ही मत जाओ, तुरंत फोन ऑफ कर दो, सिम भी निकाल दो इसका। अरे करो, सोचो मत, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। और मौसी के घर भी मत जाना। तो फिर? तुम मेरे साथ चलो। अरे जरा तिल मिलाने दो इनको, सबक सीखेगा चेतन। एक तो घर में कभी चोरी नहीं करेगा और बहन पे हाथ उठाने जैसी जलील हरकत तो करेगा ही नहीं। और तुम्हारे माँ बाप भी समझेंगे कि ये कोई एवं ही बात नहीं है। अरे सब समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप घर वापस चली गई तो सब समझेंगे तुम नौटंकी कर रही हो। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे फंसाया जा रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि राकेश भैया भेड़िया निकलेगा। मैं राकेश भैया के साथ चली गई। मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था।
अरे इधर 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 आ। नीलम, ये हमारा दोस्त है प्रवीण। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह होते निकल जाएंगे। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। राकेश भैया, मुझे लगता है कि मुझे अम्मा पापा को फ़ोन कर देना चाहिए। वो परेशान हो रहे होंगे कि मैं मौसी के घर भी नहीं पहुंची। अरे यही तो हमारा प्लान था ना नीलम। तुमने अगर फ़ोन कर दिया तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। चेतन हंस देगा तुम पे और फिर से हाथ उठाएगा। इस बार 200 की जगह 2000 चुराएगा, समझ लो। ठीक, आज रात यहीं काट लीजिए, कल सुबह चाय नाश्ता करके लौट जाइएगा। हाँ, कल सुबह लौट जाएंगे। चलो चलो, दरवाज़ा खोलो। आ जाओ तो आओ। राकेश भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे वापस जाना है। हम कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए ना। वैसे कौन सी जगह है ये बनारस है। तुम ठीक कह रही हो, थोड़ा दूर तो आ गए हैं, लेकिन अब इतनी रात में बस वस तो मिलेगा नहीं। तो काम करते हैं, कल सवेरे होते ही लौट जाते हैं। कल सुबह होते ही मैं चेतन को फ़ोन करूँगी। हाँ, समझाऊंगी उसे कि उसे सुधरना होगा, बदलना होगा उसे। भैया, चेतन दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे। हाँ हाँ, अब ये सब जो कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए तो कर रहे हैं, और क्या। मुझे भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगा ही नहीं कि पानी में कुछ मिलाया गया था। पीते ही मुझे नींद सी आने लगी, चक्कर से आने लगी। भैया, मेरा सर घूम रहा है। अरे वो तुम बहुत थक गई हो ना, इसलिए तुम्हारा सर घूम रहा है। सो जाओ, ठीक हो जाएगा। ये क्या किया तूने राकेश? दोस्ती में मैंने तेरी मदद की, साले तूने तो कहा था ये तेरी बहन जैसी है। मैंने कितने बार मना किया, तो बोला भी नहीं, लेकिन इसने मेरी सुनी तक नहीं। छी राकेश, घिन आ रही है मुझे तुझसे। नीलम, अभी के अभी अपना बैग उठाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। नीलम, मेरी बात सुन। भैया, इसको बोल दो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर रहो। इतनी शॉक में थी सर, इतनी टूटी हुई थी कि मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई बाबा या चेतन को फ़ोन करने की। कैसे बताती उन्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं फ़ोन करना चाहती तो भी नहीं कर पाती सर। मुझे अचानक से भनक लगी कि राकेश ने मेरा फ़ोन रख लिया था। ये प्रवीण, ये तुम्हें इलाहाबाद ले गया? मुझे मालूम नहीं था सर वो मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। प्रवीण भैया पर भरोसा किया था, लेकिन वो भी राकेश जैसा निकला। दोनों की मिलीभगत थी सर। प्रवीण ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया और मैं फिर से बेहोश हो गई, और जब उठी तो मैं प्रवीण के घर पर थी। मैं कहाँ हूँ? इलाहाबाद। प्रवीण भैया, मुझे घर जाना है। तेरा अपना नया घर होगा नीलम, तेरी शादी होने वाली है। शादी? नहीं, मुझे शेरगंज जाना है, अम्मा पापा के पास, अपने भाई के पास। भूल जाओ उन्हें, तेरी शादी तय हो गई है। और अनंत का केस। जी, शादी करनी है किसको? हम सबको, लेकिन हनीमून पे आप सब लोग साथ में चलेंगे। कौन हो तुम लोग? हम लोग बैंड बाजा पार्टी। वैसे आपकी पार्टनर अम्बिका पटेल कहाँ है? रिसेप्शन में तो उनको भी आना पड़ेगा ना। पुलिस? पर तुम्हारे लिए यमराज। देखिए सर, अगर नीलम के बाप ने फिर से कोई शिकायत की है तो सबूत है हमारे पास। हाँ सर, और जो कुछ भी हुआ नीलम की मर्जी से हुआ। ये देखिए सर, जिस दिन पकाने में पानी बंद हो जाए ना, इस कागज का इस्तेमाल कर लेना, समझा? तुम सब लोग थाने चलोगे, सबके दस्तखत लिए जाएंगे और अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे। अगर निशान देने की हालत में रहे तो
इस घिनौनी साजिश, इस संगीन जुर्म के हर किरदार को हमने धर लिया। प्रवीण त्रिपाठी, उसकी पत्नी नीता त्रिपाठी, पार्टनर सुधांशु सिंह और एजेंट अंबिका पटेल। पर इस साजिश का सरदार, मास्टरमाइंड था राकेश झा, जो नीलम और उसके परिवार से अच्छी तरह परिचित था। उसने नीलम के गुस्से का फायदा उठाया और उसे अगवा कर लिया। वाराणसी की रहने वाली अंबिका पटेल ट्रैफिकर थी, जिसका राकेश झा के साथ अफेयर था, और उसके जरिए राकेश प्रवीण, नीता और सुधांशु से कांटेक्ट बना पाया था। इंस्पेक्टर साहब, हमने बड़े कायदे से लड़की को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। हम तो लड़की वाले हैं, हम भी कायदे से खूब खातिरदारी करके आपको अदालत पहुंचा देंगे। एक काम करते हैं सर, कम से कम 2 हफ्ते इनकी अरेस्टिंग दिखाते ही नहीं है, इनकी जम के खिलाई पिलाई करते हैं। नीलम ने भी तो पूरे 11 महीने इन लोगों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। बनता तो है सर। 1 मिनट, जो कुछ भी हम सच सच बता देंगे, और लड़की का ऐसा भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर। राकेश ने अंबिका के जरिए नीलम को प्रवीण, नीता और सुधांशु को बेचा था। आगरा से हमने मयंक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वो नीलम का पहला खरीदार था। 3 लाख में उसने नीलम को बतौर दुल्हन खरीदा। सुन प्रवीण, नहीं जम रही है यार, कल मैं लड़की को तेरे पास वापस लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ मयंक, कुछ कर दिया क्या नीलम ने? घर का एक काम नहीं करती है, मेरी अम्मा उसे नहीं संभाल पा रही है। साली को प्यार से समझाया, बेल्ट से समझाया, सुनती नहीं है कमीनी। देख, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बला, तू मेरे पैसे रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ कल। वाह, अच्छा मजाक कर रहा है। 4 महीने जम के इस्तेमाल किया तूने उसे। अरे कौन सा पूरे 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ यार, कम से कम 50% तो वापस दे दे। साहब नाक में दम कर दिया था उसने साहब, तो हमें उसे वापस लेना ही पड़ा। मैं इनको पूरे 3 लाख लौटाने पड़े। फिर किसे बेचा नीलम को? इस भूषण शर्मा को? भूषण के साथ सिर्फ 2.5 लाख की डील की। बेचा 2.5 लाख में बेचा, समझा? बेचा बोल रहा है तो बेचा बोल दीजिए साहब, लेकिन अचानक से उसने कांड कर डाला साहब। नीलम ने अपने बाप को फोन कर दिया। कह रही मेरे फोन से अपने बाप को फोन कर दिया? क्या? मैंने बोला था तुझे दवाई टाइम टू टाइम दे, थप्पड़ टाइम टू टाइम लगा, और फोन दूर रख उससे हर टाइम। अरे यार, सब कुछ वैसे हो रहा है, बस कल रात में अपना फोन लॉक करना भूल गया। सुन भाई, इसे वापस ले जा, मुझे इस मुसीबत में नहीं फंसना है। इंसान है, कोई चीज नहीं है कि दुकान पे जाके वापस लौटा दूं इसे। देख प्रवीण, मैं ये घर और ये नौकरी सब कुछ बदल रहा हूँ, नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर तू इसे वापस नहीं लेगा ना, तो मैं कहीं भी जाकर छोड़ दूंगा। अरे मत, तू एक काम कर, तू मेरे पास ले आ, मेरे पास ले आ। फिर से? तो लेने के देने पड़ गए। बस अब इस बार इसको रीसेल में नहीं डालते प्रवीण। तो फिर क्या करना है? सुधांशु सही कह रहा है प्रवीण, उसको रीसेल में मत डाल, वापस कर देते हैं उसे। क्यों, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई क्या? अरे उसने फोन करके अपने बाप को मेरा नाम दे दिया है। भाई यार, अब क्या करें? अब क्या, शामत की तैयारी करूं? 2 दिन से पुलिस वालों ने जो क्लास लगाई है मेरी, जैसे तैसे निकला हूं लॉकअप से। और तू अब बता रहा है मुझे? अभी घर पहुंचा हूं थाने से। सुन, हमसे मर्डर वर्डर नहीं होगा, तू देख ले तुझे जो करना है। अरे अभी तो पुलिस को घुमाने की मैंने पूरी कोशिश की है। बोला है कि लड़की का बाप ही है इन सबके पीछे। एक काम करते हैं, लड़की को वापस कर देते हैं। और उसने मुंह खोल दिया तो? उसके बाप ने मुंह खोल दिया तो? अरे कोई मुंह नहीं खोलेगा, न लड़की न लड़की का बाप। एक आइडिया है। स्टैम्प पेपर का आइडिया? हाँ साहब, ओ राकेश ने नीलम के बाप का फोटो भेजा हमारे पास। और बलराम रिश्ते को तू फोन करता था दूसरे नंबर से? हाँ साहब, फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। ये भूषण शर्मा कहाँ इस वक्त? वो फरीदाबाद में साहब। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे सर? सर मेरा गुनाह क्या है सर? सर मैंने बाकायदा शादी किया है उससे सर। 2 दिन बाद हमने भूषण शर्मा को गिरफ्तार किया और इस केस का आखिरी गुनहगार हमारी हिरासत में आ गया। साहब आप एक बार स्टैम्प पेपर पढ़ तो लो, ऊपर से हमने लड़की को वापस भी कर दिया है। साहब मैं पटना में जॉब करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अब क्यों आया है? लक्ष्मण केवट का फोन आया था, जिसने कॉलेज में मेरी जगह ले ली। बोला कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे थे, पर अब नहीं। तू जा सकता है। ए सुन, इधर आ। ये तो लड़कियों को अब भी घूरता है या कुछ सीख गया है? साहब मैं गलत इरादे से कभी किसी लड़की को नहीं देखता।
ये आंखों की कमजोरी कह लीजिए या दिमाग की कमजोरी, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नीलम मैडम को गलत नज़र से नहीं देखा। बेकार में नौकरी गई, बदनामी हुई वो अलग से। आगे से ध्यान रखना। अभी जा। राकेश झा की इस हरकत से बिश्ती परिवार को बुरी तरह झटका लगा। राकेश पर उन सबका पूरा भरोसा था। नीलम का परिवार पूरी तरह उसके साथ है और उसे हर किस्म का सहारा दे रहा है ताकि वो इस हादसे को भुलाकर फिर से सामान्य जिंदगी बसर कर सके। नीलम ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, इस दृढ़ इरादे से कि वह पीछे मुड़कर नहीं, सिर्फ आगे देखे। नीलम की मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात का पुष्टिकरण किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, पर बेहोशी की दवाइयां पिलाने का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक नीलम का मेडिकल करवाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके ब्लड स्ट्रीम में उन दवाइयों के अंश नहीं मिले। सारे आरोपियों में केवल नीता त्रिपाठी की जमानत हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमने बलराम के दस्तखत वाले स्टैम्प पेपर्स भी बरामद कर लिए, जो एकमात्र कानूनी दस्तावेज था जो यह सिद्ध कर रहा था कि नीलम बिश्ती की भूषण शर्मा के साथ शादी हुई थी। अब यह दस्तावेज नीलम के साथ हुए अत्याचारों का सबूत साबित होगा और उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा। किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, फिर चाहे वो व्यक्ति कितनी भी अच्छी तरह परिचित क्यों ना हो। परिवार के किसी सदस्य पर भले जितना गुस्सा हो, पर इस भ्रम में कभी ना रहें कि कोई बाहर वाला आपके गुस्से को बेहतर समझेगा या आपके हालात सुधार पाएगा। नहीं, फैमिली फैमिली होती है। टीनेजर्स, युवाओं, आपकी उम्र ऐसी है जब गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उमड़ता है और घर से भाग जाने का ख्याल आए दिन आता है, पर उस ख्याल को ख्याल तक ही सीमित रखें, उसे अमल में लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ कोई मतभेद हो तब भी किसी बाहर वाले व्यक्ति पर परिवार से ज्यादा भरोसा कभी ना करें। कल रविवार यानी 27 मई को क्राइम पेट्रोल सतर्क का टेलीकास्ट नहीं होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।